हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ दोस्तों यूपी पीसीएस स्पेशल है और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। तो आप प्लीज़ इसके साथ ही साथ नोट्स बना लेना। दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स है, जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो है पीएम दक्ष स्कीम। अब पीएम दक्ष स्कीम के बारे में क्या कहा गया है, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने लोकसभा में इन्फॉर्म किया कि हमने जो फंड है पीएम दक्ष स्कीम के लिए 2020-21 और 21-22 उसके लिए 44 करोड़ के लगभग हमने पैसा दिया है और जो 21-22 के लिए है 79.48 करोड़ जो है वो फंड दिया है। तो इसमें फंड के बाद कहा गया है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है कि कितना फंड हमने दिया है। ठीक है, हमारा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पीएम दक्ष स्कीम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो जो पीएम दक्ष एक पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी हैं स्कीम्स होती हैं एससी, ओबीसी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, जो ट्राइब्स हैं, या फिर एसटी के लिए और सैनिटेशन वर्कर के लिए, जितनी भी स्कीम्स हैं यहाँ पर एक साथ रखी हुई होती हैं, एक तरह से यहाँ पर लिस्टेड होती हैं। ठीक है, जितनी भी स्कीम है वो एक ही जगह पे, एक ही पोर्टल पे आप दक्ष पोर्टल पे जाके देख सकते हो। तो ये है इस स्कीम के बारे में। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अंडर दिस एलिजिबल टारगेट ग्रुप आर प्रोवाइडेड विद द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। एंड इसमें क्या किया जाता है कि जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी इसमें एलिजिबल हैं जैसे एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, ये सब, ठीक है, उनको सबको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी हो सकती है, स्किल्स को बढ़ाना हो सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी हो सकती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है वो एक तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से चलाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें एलिजिबल देखें तो एलिजिबल कौन सी हैं स्कीम्स में कि एससी, ओबीसी, ईबीएस यानी कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होती हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह हो गई। ठीक है, और सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, इंक्लूड वेस्ट पिकर्स जो कबाड़ जो चुंगते हैं या फिर जो कबाड़ जो बीनते हैं। ठीक है, और ये सब जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है एक तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। बस आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो करंट अफेयर्स में है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक तरह से एक्सप्रेस किया है कि स्लो पेस ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन, मतलब प्रोजेक्ट डॉल्फिन का अप्रूवल सही तरह से हो नहीं रहा है। तो इसके ऊपर एक तरह से चिंता जताई है। तो हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो था वो 2019 में अप्रूव हुआ। ठीक है, जब मीटिंग हुई थी नेशनल गंगा काउंसिल की तरफ से, जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, तो वहाँ पर अप्रूव किया गया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमें चलाना है। डॉल्फिन्स के लिए जो सेव करने के लिए, जो भी हम डॉल्फिन जो है उसको बचा सकें, उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया। तो एक चीज़ ये पूछा जाता है, नेशनल गंगा काउंसिल का हेड कौन है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कई बार। ठीक है, तो इनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक तरह से एक्टिविटी प्लान है अंडर अर्थ गंगा। ठीक है, अर्थ गंगा के अंदर आती है और ये 2019 में अप्रूव हुई, इसको अप्रूव हुई 2019 में। अब ये जो है, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन एक तरह से प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे टाइगर को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, उसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आपको पूछेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। देखिए 1973 में
1 अप्रैल 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। किसके लिए? कि जो टाइगर है, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, उसको एक तरह से बढ़ा सकें, उसको इंक्रीज कर सकें, इसके लिए, जिससे कि टाइगर हैं जो वो बचाए जा सकें और उनको पॉचिंग वगैरह जो भी उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर कई बार आ चुका है यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में। आप अब प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर का कई बार क्वेश्चन आया। उसमें पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ, तो 1973 में हुआ। तो अब ये पूछ सकता है इस बार प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 2019 में। ठीक है, तो याद है, याद कर लेना। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि डॉल्फिन है, डॉल्फिन एक तरह से जो IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड है। ठीक है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आते हैं। तो ये याद रख लेना, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ है एनिमल। मैन पैड्स, दोस्तों मैन पैड आजकल बहुत ही न्यूज़ में है, शायद आपने सुना हो, लेकिन आपने ये जो गौर नहीं किया होगा मैन पैड क्या है। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका और नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कुछ वेपन को शिपिंग की है, यानी कि भेजा है यूक्रेन में। ठीक है, वेपन को भेजा है यूक्रेन के लिए सपोर्ट में कि भाई लो लड़ो, हम वेपन देते हैं। अब ये वेपन है मंडप, मैन पैड्स। ठीक है, मैन पैड्स क्या है? ये मैन पैड्स है एक शोल्डर फायर्ड, यानी कि आप कंधे पे रख के इसको चला सकते हो, मिसाइल है। जैसे हमने देखा नहीं था कि जो मिसाइल होती है कंधे पे रख के चलाई जाती है, ये मिसाइल है, उसको कहते हैं मैन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, क्या है? ये है मैन, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स। ठीक है, तो आदमी को सहूलियत के हिसाब से एक मिसाइल दे दी कि खुद ही उसमें आप फायर कर लो, आपको कोई सहूलियत होगी। ठीक है, तो और कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, तुर्की, इजराइल, इनके पास पहले से ही ये चीज़ है और ये अपने डिफेंस एफर्ट्स में ये यूज़ करते हैं, डिफेंस फोर्सेस में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, हालांकि रशिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मैन पैड्स का करता है, इसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही वर्ल्ड में करता है, मैन पैड्स। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको कि मैन पैड क्या है। ठीक है, तो आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। एक मिनट, ये क्या हो गया? चलो दोस्तों, अगला जो है ये मैन पैड हो गया। और मैन पैड जो है एक तरह से शॉर्ट रेंज है, इसकी रेंज कम होती है, लाइट वेट होता है, वेट भी कम होता है, और जो होता है पोर्टेबल होता है, जहाँ तहाँ भी लेके जा सकते हो, और सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से आप हवा में वार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है, ठीक है, एयरक्राफ्ट उड़ाना है, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है मन का मोगरा। मन का मोगरा जो है एक बुक है, वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में बुक भी पूछ लेता है, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बताया है। तो 15 मार्च 2022 ये डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो टूरिज्म विभाग है, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर हैं उषा ठाकुर, ठीक है, उन्होंने, और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, इन्होंने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है मन का मोगरा। जो किसने लिखी है, बस हमें इतना याद रखना है कि किसने लिखी है। ये लिखी है डॉक्टर साधना गैंगड़े। ठीक है, तो डॉक्टर साधना गैंगड़े इन्होंने ये बुक लिखी है, बस इतना लिखना है, डॉक्टर साधना याद रख लेना, मन का मोगरा, बस। अब आगे देख लेते हैं क्या है चीजें इसमें। अब इस बुक में ये बताया गया कि कलेक्शन ऑफ फाइन एसेज, इसमें बहुत सारे ऐसे के कलेक्शंस हैं जिसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है, बेस्ड ऑन फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल, राइट्स वगैरह है, वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, इस सब के बारे में बताया गया। इस तरह हमें नहीं सोचना है, बस हमें यह मन का मोगरा किसने लिखी, वो लिखी आपने डॉक्टर साधना। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक बुक लॉन्च की है, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा, कोसा की अतुल्य यात्रा। तब कोसा क्या है, कोसा की अतुल्य यात्रा क्या है? अब कोसा एक दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक साड़ी है, सिल्क है, ठीक है, सिल्क साड़ी होती हैं, सिल्क साड़ी होती है। कोसा एक प्रकार की साड़ी होती है, सिल्क साड़ी, उसी को कोसा कहा जाता है। अब इसमें बताया गया कि सिल्क साड़ियों की या सिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं कोसा, ठीक है, कोसा के क्या यात्रा रही इसके बारे में बताया गया। तो ये जो बुक है वो लिखी गई है जनरली, जो संपादक हैं और जर्नलिस्ट हैं वो है के.एन. किशोर। किसने लिखी है? के.एन. किशोर ने लिखी है। बस हमें इतना याद रखना है इसमें, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा, और एडिट की गई है राजेंद्र मोहंत्री। लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट है, बस के.एन. किशोर ने लिखी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक एक तरह से एक डिजिटल स्टैक है जिसमें एग्रीकल्चर का डेटाबेस दिया होता है, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर देख लेते हैं यहाँ पर एग्री स्टैक क्या है। एग्री स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटल डेटाबेस प्रपोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फोकसिंग ऑन इंडियाज फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है जो कि डिजिटली डेटाबेस है एक तरह से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया। किसके लिए प्रपोज किया? जो फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो एग्री स्टैक अगर कोई पूछे तो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डिजिटल डेटाबेस है, ठीक है, प्रपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, एग्री स्टैक क्या है, रिलेटेड टू विच, ये पूछ लिया जाता है सीधे। दोस्तों अगला जो टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए मत्स्य संपदा योजना के बारे में कहा गया है। तो इसमें ये लगाया कि इन्वेस्टमेंट आई है 20,050 करोड़ की 5 साल में, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो अब ये जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो मत्स्य पालन वगैरह जो होता है विभाग, जो मंत्रालय है, उसने लॉन्च की है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमारा ये कॉन्टेस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, हमें याद करने की है ये है क्या, क्योंकि डायरेक्ट सीधे उसकी बेस से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्टिव ट्रेडिशनल फिशरीज फिशर फैमिलीज। जो मछुआरे होते हैं उनकी फैमिली होती है, उनको एक तरह से लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको आगे बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, इसके लिए ये बनाया गया। और ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है, जो मछुआरे होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसमें से आपको 5 लाख जो हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है उसके लिए 5 लाख, और 2.5 लाख जो कोई अगर डिसेबिलिटीज़ वगैरह हो जाती हैं उसके लिए, और इंश्योरेंस कवर अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो 25,000। लेकिन हमें इतना याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है वो किसके लिए है, ठीक है। वो किसके लिए है? मछुआरों के लिए है, ठीक है। मंत्री मत्स्य से ही पता लग रही है, आपको नाम से पता लग रही है, ठीक है। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अब देखिए दोस्तों जो 16 मार्च है, ठीक है, 16 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो रेजोल्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन में इसको लाया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से इसको रेजोल्यूशन लाया गया। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ में OIC की जो कंट्रीज थी, ठीक है, 57 कंट्रीज उन्होंने साथ में लेके आए, ठीक है, जिसमें से आपका चाइना और रशिया भी इंक्लूड है, जिसने इस जो रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया। तो इंटरनेशनल डे फॉर कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, यानी कि जो इस्लाम के लिए कॉम्बैट रोकने के लिए एक तरह से इसको लाया गया है। लेकिन जो इंडिया, हमारे देश ने इस पे आपत्ति जताई है। जो हमारे देश के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं
त्रिमूर्ति, ये याद रखने वाली बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। टी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं, उन्होंने इस पे कंसर्न, एक तरह से नाराज़गी जताई है कि ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये जो फोबिया है, डर है, वो किसी भी धर्म से हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस्लामी है, वो हर धर्म में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर ये चीज़ें कंसर्न हमने दिखाया, ठीक है, हमारे इंडिया ने दिखाया, ठीक है। तो ये था। और अगला दोस्तों जो टॉपिक है, कर्नाटक डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, कर्नाटक डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है। अब आईटी मिनिस्टर, जो कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर है, CN अश्वाथ नारायण, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि उन्होंने लॉन्च किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये याद रखना है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। क्या है ये? इंडिया फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, वाटर डेटा बैंक, जिसका नाम है एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम नाम है। कभी कभी पूछ लिया एक्वेरियम क्या है, तो वो क्या है? डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि डिजिटल वाटर डेटा बैंक क्या है। देखिए दोस्तों, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक तरह से जो पानी है, पानी का डेटा होता है ना, जो वाटर का डेटा होता है, जैसे मान लीजिए हर जगह से, देश के हर कोने से आपको वाटर का सैंपल लेके गए, ठीक है, हर जगह से सैंपल लेके गए, तो एक तरह से हर सैंपल जो है उसका डेटा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, तो उसको बना दिया बैंक, यानी कि डिजिटल ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक। तो वहाँ पर ऐसा ही है कि लिस्ट ऑफ वाटर डेटा सोर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च कर रहे हैं पानी पे, उन सबके एक तरह से पानी का एक तरह से सैंपल लिया और उसको इकट्ठा किया और एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया, तो डिजिटली वो उसका डेटा वहाँ पर रख दिया। तो वो वहाँ पर एक तरह से एक्वेरियम उसका नाम दिया गया है, जो कि डिजिटल बैंक है, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें उससे से इन्फॉर्मेशन होगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मतलब कि हमें पानी के बारे में पता लगेगी कि कहाँ पर पानी कितना ख़राब है, कितना सही है, कितना पानी कम है, तो पानी के रिसोर्सेज के बारे में पता लगेगी, पानी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगेगी। इससे क्या होगा कि जो एविडेंस बेस है, ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं, यानी कि हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सके, पानी को कैसे सिक्योर किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इससे साथ ही साथ हमें ये भी पता लगेगी डेवलपमेंट चैलेंजेस के बारे में पता लगेगी कि वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सब पता लगेगी। हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि वाटर का एक हमारे पास डेटा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया का पूरा डेटा होगा, तो हमें पता लग जाएगी कि पानी की कमी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स, और हम कैसे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी कर्नाटक डिजिटल वाटर डेटा बैंक। तो कहाँ पर बना है? कर्नाटक में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो दोस्तों एक टॉपिक है, खेल महाकुंभ। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक खेल महाकुंभ को लॉन्च किया है। कहाँ पर है ये? गुजरात में, ठीक है। खेल महाकुंभ 2022 लॉन्च किया है, ये है गुजरात में। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर होगा? और ये 11वां खेल महाकुंभ है। तो खेल महाकुंभ कहाँ पर आयोजन हो रहा है? बस हमें याद रखना है, अहमदाबाद, गुजरात, बस। और खेल महाकुंभ क्या है? एक एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, हर साल इसको कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है, और ये जो स्टार्ट किया गया था 2010 में स्टार्ट किया था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो हर साल बनाया जाता है, लेकिन 2 साल से जब कोरोना वगैरह हुआ था, ठीक है, कोविड वगैरह हुआ था, तो उसकी वजह से 2 साल से ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा। तो इस बार जो है ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर आपको कोई सजेशन लग रहा हो कि कैसे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही हो, या फिर समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। या कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए चीज़ों में, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि थोड़ा हमें भी थोड़ा ये रहे कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कर रहे हैं तो सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको चैनल मतलब वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहता है, और शेयर करो दोस्तों को,
और लग जाओ तैयारी में दोस्तों। कल पीसीएस के एग्ज़ाम के फॉर्म्स भी आ गए हैं, तो आपके पास अब टाइम भी नहीं है। तो अब जो इस टाइम है 2.5 महीने है, तो आप कस के अपनी तैयारी कर लो। आपका पीसीएस का प्री अवश्य निकल जाएगा और हम बाद में तैयारी मेंस की भी कर सकते हैं। तो हमारा अभी टारगेट है पीसीएस के लिए, प्री के लिए तो हमें पूरे लग जाना है। और भी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप शेयर कीजिए दोस्तों को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।